हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका द बायो वाला में, जहाँ पे हम लोग अपने बोर्ड्स की तैयारी के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले कुछ दिन से हम लोग का लेक्चर कोई नया नहीं आ पाया था, तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे उसके पीछे या कुछ तकनीकी समस्याएं थी। इस वजह से हम लोग का लेक्चर नहीं आ पाया था, सॉरी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो कक्षा 10वीं बोर्ड के परीक्षार्थी हैं या जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रकाश। जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली है लेक्चर, ये प्रकाश है। यहाँ पे प्रकाश होता क्या है, आज हम लोग एक सामान्य परिचय लेंगे, क्योंकि प्रकाश जो आपकी यूनिट है या प्रकाश जो आपका चैप्टर है, ये आप, जहां तक मेरी समझ है, आप लोग कक्षा 6 के बाद से पढ़ना चालू कर देते हैं। और कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग को छोटी क्लासों में दे दी जाती है। कुछ आपको मूलभूत जो ज्ञान है वो बचपन में दे दिया जाता है, जिसको आप, मुझे जहां तक लगता है कि यहां तक आते आते भूल जाते हैं या आपका बेसिक गायब हो जाता है। आज हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहले बात करते हैं, बेटा, लाइट क्या है या प्रकाश क्या है। अब आप कहोगे सर, लाइट आती है, लाइट जाती है, तो हम लोग को लाइट इतना ही पता है। लेकिन लाइट होता क्या है, जब इसको हम विज्ञान में देखिए, एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज, यानी आम बोलचाल की भाषा, और दूसरा हम लोग का क्या हो जाता है कि जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में इसको परिवर्तित करते हैं, तो पूरी तरीके से आपको एक नया सिनारियो देखने को मिलता है, एक पूरा नया दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे हमने लाइट की बात की, लाइट क्या हो गया, लाइट है तो हमको दिख रहा है, लाइट नहीं है तो हमको नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के लाइट क्या होता है, इसको एक लाइन में हम लोग परिभाषित कर देंगे। प्रकाश वह माध्यम है जो कि आपको दृश्यता का दर्शन या आभास कराता है। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन है ये, आपसे नहीं पूछा जाएगा लाइट है या क्या है। लेकिन यदि आप इस चीज को आप लिखेंगे पेपर के अंदर, तो आप एक अलग, भाई, जो टीचर आपकी मार्किंग कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझिए। उसको क्या है, उसको जितना आप परेशान करोगे उतने आपके नंबर काटेगा वो, और जितना आप उसको सिंपल से सजा के दोगे। कॉपी हम लोगों ने चेक की है, तो हम लोग को पता है कि कैसे कैसे सिस्टम होता है। आपका क्या हो जाता है यहाँ पे कि अगर आप उसको दुखी करोगे, वो आपको दुखी करेगा, नंबर काट लेगा आधा। अगर आप उसको कुछ ऐसा दिखाओगे कि हाँ, मुझे कुछ ज्यादा आता है, जितना सामान्य बच्चों ने लिखा है उससे ज्यादा मैं लिख रहा हूं, उससे ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो वहां पे आपका नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं। वहां पे 5 में से 5, 4 में से 4। तो ये आपको कहीं पे ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि लाइट क्या होती है, ये आपसे पूछा जाएगा भाई लाइट क्या है, इसका सिस्टम क्या है। तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, प्रकाश और माध्यम है जो कि आपको दृश्यता का दर्शन या आभास कराता है। ठीक है, अब चलते हैं। अब चलिए इसका हम लोग डिसेक्शन कर लेते हैं। द बायो वाला है तो बायो के स्टूडेंट थोड़ा सा डोमिनेटिव होंगे यहाँ पे, मैथ वाले बेचारे बच्चे थोड़े कम होंगे। तो अब उनको दिक्कत ये आएगी कि भैया ये होता क्या है, बनता किस चीज से है, क्या है, कहां से आ गई लाइट। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका ये है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार होता है। जो ये आपका टर्म है, अगर आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश में इसको देखना चाहेंगे तो इसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक
रेडिएशन। ठीक है। अब आप लोग के दिमाग में ये बात आ रही है, भैया ये विद्युत अलग चैप्टर है हमारा, चुंबक हमारा अलग चैप्टर है, विकिरण अलग चैप्टर है, तो ये सब इकट्ठे कैसे जुड़ गए यहां पे? बेटा साइंस भी आपस में कनेक्टेड है। बायो के बिना केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री के बिना फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के बिना बायो नहीं। और फिजिक्स की जो टर्म्स है वो आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं। ठीक है, तो इसको वैद्युत चुंबकीय हम लोग का चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपका एक चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, उसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार होता है। वैद्युत चुंबकीय का मतलब क्या हो गया? वह चुंबक जो कि विद्युत के प्रवाह के द्वारा उत्पन्न होता है उसको हम लोग वैद्युत चुंबकीय विद्युत वैद्युत चुंबक बोल देते हैं। ठीक है ना? जैसे क्या हो गया आपका आपका एक कॉइलिंग है, इसको देखिएगा आप लोग, पढ़ाऊंगा आपको इसको मैं। इसमें आपने करंट फ्लो करवा दी, यहां से आपने एक सोर्स लगा दिया, करंट फ्लो करवा दी यहां से, तो जब ये घूमेगी इसके अंदर तो यहां पे आपके ये चुंबकीय जो आपके पोल्स होते हैं उसको उत्पन्न कर देगी। जैसे नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इस तरीके से बना देंगे इसको। कहां से क्या होगा ये भी सिखाऊंगा आपको कि नॉर्थ कब बनता है, साउथ कब बनता है आपका, तो इसको विद्युत चुंबक बोल देते हैं। ठीक है, अब एक शब्द आपका आ जाता है विकिरण। देखिए वैद्युत चुंबक थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि भाई वो चुंबक जो कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है उसको हम लोग वैद्युत चुंबक बोल देते हैं। ठीक है ना? और विकिरण अब यहां पे एक शब्द है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विकिरण को हम लोग बोल देते हैं रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या हो गया आपका? रेडिएशन जैसे पुराने लोग होते तो पता होता है, एक चीज होती है रेडियो। ठीक है ना? तो रेडियो क्या होता है आपका? आपने बैटरी डाली, आपने एक सिंपल जगह पे लेके चले गए और आपने उससे गाने सुनने चालू कर दिए। यानी कि किसी भी माध्यम की जो उसकी रेडियो वेव्स आ रही हैं आपकी, वो उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? तो विकिरण क्या हो गया? विकिरण का मतलब हो गया कि बिना किसी माध्यम के फैलना। जैसे ये आपका सन है, सूर्य है, ये पृथ्वी है आपकी, मान लीजिए तीसरा ग्रह है, थर्ड प्लैनेट अर्थ है आपका। तो यहां से आपका क्या होता है कि विकिरण निकलता है। जो विकिरण हमारे यहां पे वातावरण से छन करके और आपकी पृथ्वी तक पहुंचता है यहां पे। ठीक है, इसी से हम लोगों को क्या होता है, जब तक हम लोगों को सूर्य दिख रहा है, जैसे हमारी धरती गोल गोल घूम रही है, जब तक सूर्य हमको दिख रहा है तब तक गर्मी का एहसास रहता है हम लोगों को। क्यों? क्योंकि लगातार विकिरण यहां से पैदा हो रहा है। अब एक चीज समझिए कि सूर्य के अंदर विकिरण कहां से आता है, इस चीज को समझ लेते हैं। अब आप कह रहे हो सर जी सूर्य पे तो हमने विकिरण करा लिया, हम लोग इतने समझदार हो गए, इतने वैज्ञानिक हो गए हैं, हम लोग अपने अर्थ को ही विकिरण क्यों नहीं करा लेते हैं ताकि हमें सूर्य की जरूरत ही ना पड़े यहाँ पे। तो बेटा अगर ऐसा कर लोगे तो तुम्हें अपनी खुद की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सूर्य के अंदर, इसको मिटा देता हूं मैं, जिसको नोट करना है उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको बस खाली समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। आप सब लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुना होगा जहां पे परमाणु बम विस्फोट हुआ था। तो जिन लोगों ने इस विस्फोट को देखा था और जिंदा बच गए, कम से कम कुछ लाख लोग वहां पे तुरंत के तुरंत पानी में बदल गए, लेकिन कुछ लोग बचे जिन्होंने देखा, दूर से देखा इसको, तो उन्होंने कहा कि एक दूसरा सूर्य उत्पन्न हो गया वहां पे। इतना तेज धमाका था ये, जिसे पता लगा हमसे कि भाई एक पूरा का पूरा नया सूर्य वहां पर उत्पन्न हो गया। मतलब हिरोशिमा नागासाकी में एक सूर्य चमक रहा था और दूसरा सूर्य अपने आप उत्पन्न हो गया वहां पे। तो यहां पे क्या हुआ कि जो सूर्य की सतह होती है, यहां पे दो चीजें, दो प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। हमेशा चलती हैं मतलब हमेशा चलती हैं, हर एक भाग पे चलती हैं और बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ चलती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक होता है नाभिकीय संलयन, ये आप लोग के कोर्स में नहीं है, बस खाली इसका नाम देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश के बारे में, विकिरण के बारे में बता रहा हूं, ये आपके आगे जाकर ये काम आएगा। और नाभिकीय विलगन, इसका मतलब होता है, नाभिकीय विलगन का मतलब होता है कि एक आपका रेडियो एक्टिव कोई पदार्थ है, इसको आपने दो एटम्स में तोड़ दिया और इसके साथ में बहुत सारी एनर्जी या ऊर्जा आपकी
वहां से उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो एक सोचिए, एक जब परमाणु बम विस्फोट हुआ उस समय इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी में कि लोगों ने इसका कंपैरिजन किया कि भाई एक नया सूर्य हुआ है दोनों जिलों के अंदर। तो सोचिए कि जिस सतह पर लगातार आपका नाभिकीय संलयन, क्योंकि नाभिकीय संलयन में कई गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन में क्या हो गया आपका कि मान लीजिए आपने A प्लस बी को मिलाया और यहां पे C बन गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा जो आपके नाभिक हैं ये आपस में मिल रहे हैं। नाभिक क्या हो गया, जैसे आपका एटम हो गया, एटम आपने पढ़ा होगा, अणु आपने पढ़ा, परमाणु पढ़ा होगा। परमाणु के जो दो पार्ट होते हैं मेनली, एक आपका नाभिक होता है और एक आपका कक्षाएं होती है जिसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो कि आपकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या बताते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नाभिक आपस में जुड़ रहे हैं। अब आप दिमाग में आ रहा हो कि सर जी गुरु जी आपने NaC, हमारे ओपी सर ने बताया हमको कि Na प्लस और Cl जुड़ गए आपस में, उसमें तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं हुई। बेटा होती है, वो होती है, वो आयंस होते हैं। उसके लिए वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आप प्लीज इनका लेक्चर देखिएगा, बहुत अच्छे से गुरुजी ने समझाया उसके अंदर। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती है वो इसी का रूप है कि भाई आपको ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा आप क्या कर रहे हैं, क्षेपित कर रहे हैं, यानी कि ऊर्जा आप बाहर निकाल रहे हैं। इसको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हो गया। तो इसमें जो ऊर्जा होती है कई सौ गुना ज्यादा, कई सौ या हजार गुना ज्यादा बनती है। ठीक है बेटा, और ये इसके ऊपर डिपेंडेंसी इसके ऊपर होती है, ये कितना बड़ा नाभिक टूट रहा है या कितने बड़े बड़े दो नाभिक आपस में मिल रहे हैं, इस चीज के ऊपर डिपेंडेंसी होगी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी। ये जो आपके 12वीं के छात्र हैं, जब इन लोगों में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाऊंगा इसके अंदर बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ोगे, लेकिन अभी आपके कोर्स में नहीं है। मैं आपको खाली एक अंदाजा दे रहा हूं कि भाई लाइट होती क्या है, जिसके बारे में आप भूल चुके होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। तो प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वो आपके मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है अदीप्त और एक होता है प्रदीप्त। अदीप्त का मतलब होता है वह वस्तुएं जिनके अंदर अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे जैसे भाई आप यहाँ पे खड़े हुए तो आपके अंदर से तो लाइट जल नहीं रही है, जैसे बल्ब हो गया आपका, तो बल्ब किस में आ गया, इसके पास खुद की रोशनी होती है। सूर्य हो गया, इसके अंदर खुद की रोशनी होती है। जिनके अंदर खुद की रोशनी नहीं होती है, मतलब जिस चीज से टकरा करके प्रकाश वापस लौट के जाएगा और उसका इमेज बनाएगा जाकर के, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अदीप्त राशि, अदीप्त आपका स्रोत हो जाएगा। यानी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका खुद का स्रोत नहीं है, मतलब खुद ये एनर्जी उत्पन्न नहीं कर रहा, खुद ये लाइट उत्पन्न नहीं कर रहा है। इसको जरूरत है अपने आप को दिखाने के लिए किसी और माध्यम से लाइट आते हुए। ठीक है बेटा। दूसरा प्रदीप्त हो गया, वह वस्तुएं, इसी को थोड़ा सा हम लोग मॉडरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, इसका उदाहरण लिख लीजिए आप, जैसे सूर्य हो गया, अरे सॉरी, जैसे आपका हो गया चंद्रमा, पृथ्वी,
और इसका उदाहरण क्या हो गया आपका? इसका उदाहरण हो गया सूर्य, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई। ठीक है। अब एक बात हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, जैसे कि इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? लाइट रे बोलते हैं इसको। जैसे आप लोग छोटे क्लास में पढ़ते हो, एक डिनोटेशन ये होता है, एक डिनोटेशन ये होता है, और एक डिनोटेशन आपका ये होता है। इसको हम लोग बोल देते हैं किरण। ये हो गई आपकी रेखा, और ये हो गया आपका रेखाखंड। मान लीजिए कोई पॉइंट है इसके बीच में। और जब आप लोग इसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन पढ़ने में आपको बड़ी बात सुनने को मिलेगा कि भाई इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या आपका जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज आपकी इंफिनिटी बन रही है, यानी कि अनंत पे बन रही है। अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब ये होता है कि बेटा जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जहां तक हम नहीं पहुंचे। अब अनंत आपके दिमाग में चलती होगी, अनंत का मतलब हो गया कि बहुत बड़ी डिस्टेंस, या बहुत सारा पैसा, या बहुत चीजें हो गई। ठीक है। अब आपके पास सिस्टम क्या है? मान लीजिए आप एक कमरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपका जो विजन है, आपके सामने एक दीवार है, आपका जो विजन है वो उस दीवार से लॉक हो रहा है, बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है कि आप उसके पार नहीं देख सकते। तो दीवार के जो पीछे की चीजें हैं वो आपकी प्रकाश किरणों के लिए, या आपकी जो प्रकाश जो आपके देखने की क्षमता है उसके लिए, उसके बाहर का जो हिस्सा है, वो बाहर का हिस्सा आपका क्या हो जाएगा? वो आपके लिए अनंत हो जाएगा। ठीक है ना? यही चीज आपका क्या हो गया? अब आप ये कहोगे कि सर अभी तो आप बता, जैसे हम आपको बताएंगे कि ये यहां से माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक ट्रेवल करती है। ठीक है। रेखा क्या होती है? ये खाली एक डायरेक्शन में जा रही है, या तो ये माइनस की तरफ जाएगी या प्लस की तरफ जाएगी, लेकिन इन्फिनिटी तक ट्रेवल करेगी। और इसको हम नाप सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है। तो इसी ये हम इसको बोलते हैं यहां पे, जब हम करते हैं किरण, देखिए ये कि भाई ये माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक आपको जाना होता है। ठीक है। तो इसको लाइट को क्या हो गया? अब हम लाइट रे की बात करना है यहां पे। ये लाइट रे या प्रकाश किरण। ठीक है। यानी कि एक बहुत बड़ी डिस्टेंस, यानी माइनस इन्फिनिटी इधर इस साइड में, यहाँ पे कहीं पे जीरो हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया आपका, इधर प्लस इन्फिनिटी हो गया आपका, तो बहुत लंबी डिस्टेंस तय कर सकता है अगर इसके बीच में ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है। ये काम करता है आपका लाइन ऑफ साइट पे, कि जहां तक आपका ऑब्स्टेकल नहीं आएगा वहां तक आप देख सकते हो। जहां से ऑब्स्टेकल आना शुरू हो जाएगा, अब आप कहोगे सर छत पे भी जाके देखते हैं तो कुछ किलोमीटरों के बाद में हमारी जो हमको कोई चीज दिखना बंद हो जाती है, तो उसकी वजह क्या होती है? जो सतह होती है आपकी गोल होती है वो। ठीक है बेटा। तो जब ये लाइट जा रही है आपकी, कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट पे जाके टकराएगी, जैसे देखिए ये आपने ले लिया और आप यहां से देख रहे हो, ये आपकी आंख है। ठीक है। ये चल रहा है आपका, इस तरीके से आप देख रहे हो, इस तरीके से भी जाएगा, इस तरीके से भी जाएगा। यहां से नंबर ऑफ इंफिनिटी आपकी पैकेट ऑफ, मतलब कि बहुत सारे एक बंडल में यहाँ पे लाइट निकलती है, जिसकी कोई मतलब सीमित काउंट नहीं होती, बहुत सारा होता है। ठीक है ना? तो क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं सामने से, और सामने से क्या हो रहा है कि सतह गोली होती चली जा रही है। तो जहां तक हमारी लाइन ऑफ साइट आपकी बिल्कुल सीधे आंख की सीध में है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो गोली सतह पर टकराती है तो वहां से आपका ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, आपको दिखना बंद हो जाता है वहां से। तो इस वजह से होता है, जो आपकी प्रकाश किरण है, जो आपकी आंखों से जो आप, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है, वो चल आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रही है, लेकिन हो क्या रहा है? गोली सतह होने के कारण आपकी आंखों की किरणों के सामने क्या हो जा रहा है कि ब्लॉकेज आ जा रहा है आपका, और आपका व्यू ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर बहुत ऊंचाई पे खड़े हुए 3 किलोमीटर देख लिया, जब थोड़े नीचे खड़े हुए हैं तो यही कमरे में खड़े हुए तो सामने ब्लॉक हो गया 2 मीटर 5 मीटर पे,
थोड़ा कम पे खड़े हुए हैं तो थोड़ा सा और कम दिखा हम लोग को। ठीक है बेटा, तो इस चीज को ध्यान रखना, कभी इस पे डाउट मत लेके आना कि भाई इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक क्यों चलती है ये। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहली बात तो जो ये प्रकाश किरणें होती हैं, ये आपका एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब ये हो गया कि भाई जो एटम है, एटम आप उसको सबसे छोटा मानते हो कि इससे छोटे साइज का कुछ नहीं, इसके आज को तोड़ नहीं सकते हैं, इसको तोड़ करके हम लोग गॉड पार्टिकल बना चुके हैं। लेकिन होता क्या है, जितना अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि भाई अणु जो है वो आपका अविभाजित है। ठीक है ना, इसको हमने तोड़ा नहीं है अभी तक। ठीक है ना, तो सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल आपने कहा कि भाई गुरुजी आप तो जो गुरुजी बताया थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे कहानी खत्म की थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज और बता रहे हो जिसको कह देते हैं फोटोन। अब क्या, तो अभी तीन ही नहीं समझ रहे थे हम लोगों से, ये चौथा आपने और ला दिया। तो बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है उसके साथ में कि वो खाली क्या होते हैं, आपके आपके क्या बोलेंगे उसको, आपके स्टेबल नहीं होते हैं। आपके मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ भाई स्टेबिलिटी है उनके अंदर, जैसे मेजॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, कई सारी चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा। तो फोटोन होता है। जैसे बायो वाले बच्चे हैं तो बायो वाले बच्चे एक आपका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पढ़ते होंगे, उसके ऊपर एक चीज लिखी होती है एच न्यू। ठीक है, यही होता है आपका फोटोन। बहुत इसमें घुसने की जरूरत नहीं है फोटोन के अंदर। फोटोन क्या होता है, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको अपना पिछला लेक्चर आप इंट्रोडक्शन का दिया क्लास 12 का, उसके अंदर मैंने बताया था कि जो मास और चार्ज होता है ये आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि जो आपका मास हो गया यानी कि द्रव्यमान हो गया, और जो आपका आवेश हो गया, ये एक मूलभूत राशि होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि इसके अंदर ना मास होता है ना चार्ज होता है। इसको हम लोग बोल देंगे मासलेस और चार्जलेस। तो इसको भाई चलने के लिए कहीं ना कहीं पे आपका सिस्टम क्या होगा कि इसको कहीं प्रतिरोध का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। जैसे आप पढ़ते किसी चीज को लेकर के इक्वल टू एमसी स्क्वायर पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि अगर कोई प्रकाश की गति से अगर कोई द्रव्यमान गति कर रहा है तो उस प्रकाश की गति पे पहुंचने के बाद में वह एनर्जी में परिवर्तित हो जाएगा, आपका ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका जिस चीज से बना हुआ है वही आपका द्रव्यमान और आवेश से रहित है ही नहीं। इसके अंदर ना कोई वजन है ना कोई आवेश है। तो क्या करेगा बेटा, इसको कहीं से प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है इसका कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब क्या होगा, जैसे अगर आप बोल रहे हैं, जैसे आपके साउंड वेव्स हो गई, ठीक है ना, आपकी जो ध्वनि तरंगे हो गई, जब आप बोल रहे हैं कमरे में तो अलग अलग तरीके से आपको साउंड करती हुई सुनाई पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप अपने बाथरूम में गए तो वहां पे आपको आवाज गूंजती हुई सुनाई पड़ेगी। कहीं आपने जाकर के वैली में से चिल्लाया तो आपको अपनी आवाज गूंजती हुई सुनाई पड़ेगी। इसके अंदर क्या होता है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चलती है जब तक कि इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए, या फिर मीडियम आपका रेयर या आपका सघन या आपका विरल माध्यम में ना आ जाए। सघन और विरल माध्यम का जो सिस्टम होगा वो हम लोग रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ेंगे कि उसका लाइट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा एक चीज देखिए, जब इसको माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है तो डिस्टेंस ही कितनी कवर करेगा भाई। यहां से चलो चला करके धक्का दे दिए, स्पेस में क्या होता है, जैसे स्पेस के अंदर होता है, अगर आप कहीं पे देखेंगे किसी मूवीज वगैरह में देखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, जो आपके अंतरिक्ष यात्री निकलते हैं वो अपने पीछे एक रस्सी बांधे रहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही वो वहां पहुंचे और मान लीजिए रस्सी नहीं है तो वहां पे उनके ऊपर कोई ऐसा जोर लग ही नहीं रहा है, कहीं से उनको रिएक्शन, जैसे न्यूटन हो गया, आपने न्यूटन के नियम पढ़े होंगे, उसका तीसरा नियम होता है एवरी एक्शन हैज इट्स
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो जो भी आपको रोका जा रहा है, जहां भी आप रुकते हो, जहां भी आपको परेशानी होती है, मान लीजिए आप भागते हुए जा रहे हैं, किसी ने आपको सामने से आके रोक लिया, तो क्या हुआ, आपको अवरोध की जरूरत पड़ती है। और अवरोध क्या होगा, अवरोध एक माध्यम होगा। भाई दौड़ते दौड़ते आप एक दीवार में टकरा जाइए तो आपसे ज्यादा तगड़ा अवरोध है खोपड़ी फूट जाएगी आप लोगों की। तो क्या हो गया, अवरोध चाहिए। अब इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और जब माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो अवरोध कहां से उत्पन्न होगा। तो ये बात, मेरी बात सत्यापित करती है कि भाई इसकी रेंज इंफिनिटी से लेकर के और प्लस इंफिनिटी तक होती है। ठीक है बेटा, अब चलिए थोड़ा सा आपको और परेशान करता हूं, माध्यम की बात कर लेते हैं। माध्यम आपके तीन तरीके के होते हैं, भाई पढ़ा होगा आपने। पहला होता है आपका ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा होता है आपका ओपैक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंट को कहेंगे पारदर्शी, इसको बोलेंगे हम लोग पारभासी, और ओपैक को बोल देंगे हम लोग अपारदर्शी, यानी कि ब्लॉकेज। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, पारदर्शी से आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जब कोई माध्यम है, इससे प्रकाश किरण सीधी सीधी निकल गई, जितनी प्रकाश किरणें आई यहां से चलती गई और निकलती चली गई। ठीक है, यानी कि अगर n नंबर ऑफ आपके प्रकाश किरणें हैं तो पूरी की पूरी इस माध्यम में से कितनी पास हो गई, n पास हो गई। ठीक है, अब क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या हो गया कि आपकी पास तो हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, सारी की सारी पास हुई, मान लीजिए 60% पास हो गई, 40% पास हो गई, तो इससे आपको लगेगा चीज दिखेगी, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब होगा वो आपका बिल्कुल भी क्लियर नहीं बनेगा, बिल्कुल भी साफ नहीं बनेगा वहां पे। ठीक है ना, तो ये आपका ट्रांसल्यूसेंट हो गया। और अपारदर्शी का मतलब क्या हो गया, ओपैक हो गया। ओपैक, अपारदर्शी, यानी कोई चीज हो गई जो कि आपकी यहां पे ब्लॉकेज कर दे। ठीक है, ये दीवार है, वॉल है ये, और यहां से कोई देख रहा है इसको, और यहां से इसका ये ब्लॉक हो गया। ठीक है बेटा, तो ये तीन तरीके के आपके माध्यम हो गए। अब बात कर लेते हैं कि भाई हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो मैं शुरू करने वाला हूं आपका अगले लेक्चर में, कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ये सामान्य आपका एक परिचय है कि भाई प्रकाश क्या होता है, कहां से पैदा होता है, क्या होता है। देखिए बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी आप छोटी कक्षाओं के अंदर है। जब हम लोग बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, उसके अंदर ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, आपका रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर बहुत गहरी चर्चा होगी, बहुत लंबा टॉपिक चलेगा ये। लेकिन अभी क्या है, अभी आपको सीमित ज्ञान लेना है, क्योंकि आपको नंबर भी स्कोर करने हैं। बाकी जो थोड़ा मोड़ा है आपका, जो अभी तक आपने पढ़ा, ये मुझे लगता है आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, 8th 9th तक आप ये पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, पहला चीज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, प्रकाश परावर्तन के नियम। तीसरा, प्रतिबिंब बनने के सामान्य नियम। जो कि 9th में आपने पढ़ लिया है। 9th में आप लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ लिया, यानी कि सामान्य दर्पण पढ़ लिया। तो हम लोग किसका पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का।
और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं गोलीय दर्पण से संबंधित। ठीक है, इतना टॉपिक हम कवर करेंगे, और इतना टॉपिक कवर करने के बाद में अगर कुछ टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग को इमेज फॉर्मेशन, आपका कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन कुछ बता दूंगा आपको। लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफी है आप लोगों को, धीमे धीमे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। आज के लिए नमस्कार।